हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑनलाइन सिक्स्थ लेक्चर है, जो कि हमारे वीक 8 तक का कोर्स आज कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। ठीक है डियर। तो ये हमारा यूं समझ ले कि मिड तक का कोर्स कंप्लीट हो गया आज के लेक्चर के बाद। इसके बाद हम फिर वीक 9 पे जाएंगे। उससे पहले यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करती है तो वो बात की बात है, लेकिन आप लोगों ने वीक 8 तक का कोर्स तैयार रखना है किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए। जो एक टेंटेटिव में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वीक 8 का कोर्स आना अमूमन होता भी ऐसा है कि हमारा वीक 8 के बाद मिड होता है। तो आज हमारा वीक 8 कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। तो स्टार्ट से लेकर इस लेक्चर तक आपने तमाम जो भी आपको होमवर्क दिए गए, जो भी लेक्चर पढ़ाया गया, जो कुछ जो मटेरियल आपको ड्यूरिंग लेक्चर दिया गया है वो आपने तैयार करना है। ठीक है डियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा वीकेट का आज का टॉपिक है, वो है कंकरेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंकरेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रोल अदा करती है? कंकरेंसी का मतलब है कि पैरेलल चीज़ों का चलना ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल जो बनाए गए हैं, जैसे हमने स्टार्ट में इसको स्टडी किया भी हुआ है कि ये मल्टीटास्किंग है, मल्टी थ्रेडिंग है। जैसे मल्टी प्रोसेसिंग था इसमें। जो हमने पिछले वीक में इसको डिस्कस किया था, तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल थ्रेड्स को पैरेलली वो चला सकते हैं। और इसी चीज का नाम कंकरेंसी है। यानी एट द सेम टाइम आपके थ्रेड, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं या हो रही होती हैं। तो चलिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि ये क्या है कंकरेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, कंकरेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। Concurrency is the execution of the multiple instruction sequences at the same time। ठीक है जी। मल्टीपल थ्रेड इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस का मतलब है उनके थ्रेड्स, किसी भी प्रोसेस के थ्रेड्स एट द सेम टाइम जब एग्जीक्यूट हम करें या कर सकें, तब उसको कहते हैं कंकरेंसी। कंकरेंसी इज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन की जो सीक्वेंस होती है, जो थ्रेड्स होते हैं, वो अगर एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो, उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है, जो हमने काफी डिटेल में भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि कंकरेंसी कैसे आती है, ये पैरेललिज्म कैसे आती है। कहीं पे उनको टाइमर दिया जाता है, एक प्रोसेस को एक टाइम दिया जाता है, वो कंप्लीट करने के बाद दूसरा आ जाता है उसमें, जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था। तो बेसिकली ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम ही होते हैं या रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम ही यूज होते हैं, जो कि ये आसानी पैदा करते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम अपने इंस्ट्रक्शंस को, सीक्वेंसेस को एग्जीक्यूट कर सके, थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सके। इट हैपेंस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कब हैपन होते हैं? व्हेन देयर आर सेवरल प्रोसेस थ्रेड्स रनिंग इन पैरेलल। तब आप उसको कंकरेंसी बोलते हैं, जब मल्टीपल प्रोसेस के थ्रेड्स एट द सेम टाइम पैरेलल में रन हो रहे होते हैं। द रनिंग प्रोसेस थ्रेड ऑलवेज कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू शेयर रिसोर्सेज। ठीक है जी। और ये जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन किस बुनियाद पर करते हैं, पैरेलली कैसे ये चल रहे होते हैं? ये शेयर्ड रिसोर्स पे काम कर रहे होते हैं। वो रिसोर्स आपकी मेमोरी भी हो सकती है, जैसे पिछली बार मैंने पढ़ाया कि मल्टीपल प्रोसेसर हैं और एक ही मेमोरी है, उसमें शेयरिंग की जाती है। तो एट द सेम टाइम सबको मौका दिया जाता है कि आप भी अपने इंस्ट्रक्शन थ्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो ये कम्युनिकेशन थ्रू प्रोसेसेस की शेयर रिसोर्सेज की बेसिस पे होती है। रिसोर्सेज जब शेयर होंगे बहुत सारे बंदों के दरमियान, तो तब ही कंकरेंसी आएगी ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर रिसोर्स शेयर नहीं है, हर एक को अपनी अपनी रिसोर्स मिल गई, तो फिर तो कोई कंकरेंसी नहीं है। ठीक है जी। तो इनके दरमियान कंकरेंसी आती इसी वजह से, ये मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल थ्रेड रन ही तब होते हैं जब किसी एक ही रिसोर्स पर सारे काम कर रहे हों, उस वक्त काम कर रहे हों उसको यूज करते हुए। तो पैरेलली सीपीयू आपका मैनेज कर रहा होता है उनको। यानी आपके सिस्टम में एक ही रैम लगा हुआ है, आपके प्रोसेसर दो तीन हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एक के लिए अलग एक मेमोरी हम लगा दें उसमें।
ठीक है जी, तो आप सपोज़ कर लें कि उस वक़्त हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम उसमें मेमोरी अलग कर लें, तो एक ही मेमोरी है, मल्टीपल प्रोसेसर उसको यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल थ्रेड उसमें एक ही मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इनकी थ्रेड्स की या रनिंग प्रोसेसेस की थ्रेड्स की कम्युनिकेशन ऑलवेज़ कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू शेयर्ड रिसोर्स। तो ये हमारा कंकरेंसी है। कंकरेंसी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जब एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होते हैं, तो उनको कंकरेंसी बोलते हैं। अब इसमें आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, यानी प्रोसेस सिंक्रोनाइज जब होते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइज होते हैं, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होती है रनिंग प्रोसेस की या उनके थ्रेड्स की, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो उनको हमें सिंक्रोनाइज भी करना पड़ता है एक दूसरे के साथ कि कौन सा प्रोसेस कितने परसेंट चल गया है। ये सारे प्रोसेस मैनेजमेंट की फीचर्स हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड, यानी ज़रूरी है कि कितने परसेंट एक प्रोसेस चला, उसकी डिटेल रखना, फिर दूसरे की डिटेल रखना, क्योंकि वो एक ही शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसने कितने परसेंट मेमोरी यूज़ की, उसकी पीसीबी साइड पे कर दो। तो इस चीज़ को अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि प्रोसेसेस को हमने सिंक्रोनाइज़्ड रखना होता है। यानी जैसे आप लोग सिंक्रोनाइज़्ड हैं गूगल क्लासरूम के साथ। गूगल क्लासरूम में जो चीज़ अपलोड होती है, आप लोगों को ईमेल आ जाता है, आप लोगों को अकाउंट में आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कुछ न कुछ अपलोड हो गया है। तो सिंक्रोनाइज़ेशन होती है, प्रोसेस आप लोग सारे प्रोसेस हैं जो कि सिंक्रोनाइज़्ड हैं, एक ही गूगल क्लासरूम से, एक ही शेयर्ड मेमोरी है, एक ही शेयर्ड रिसोर्स है। ठीक है जी, एक ही शेयर्ड रिसोर्स है, वहाँ पे सारे सिंक्रोनाइज़्ड हैं, सारे प्रोसेसेस, और हर एक को डेटा वहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है वो उसको मिल रहा है। प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन मीन्स शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है, by processes in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक इसलिए की जाती है कि जो भी प्रोसेसेस, जो भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो इस तरह से यूज हो कि उसके जो डेटा की इनकंसिस्टेंसी है, डेटा लॉस है, डेटा में मॉडिफिकेशन है, डेटा चेंजिंग है, डेटा रॉन्ग उसको करना, वो जितने भी चांसेस है वो कम हो जाए। तो इसके लिए फिर प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज किया जाता है। ठीक है जी। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मीन्स का मतलब है शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज बाय प्रोसेसेस। प्रोसेसेस आपस में सिस्टम की जो रिसोर्सेज होती हैं उनको शेयर करते हैं इस तरीके से, इन सच ए वे दैट, इस तरीके से कि concurrent access, एक साथ पैरेलल एक्सेस टू शेयर डेटा इज हैंडल्ड, उसको हैंडल किया जा सके। ठीक है जी। देयर बाय, ताकि मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा, यानी डेटा की इनकंसिस्टेंसी, रॉन्गनेस, ठीक है, उनको खत्म किया जा सके या कम से कम किया जा सके, मिनिमम किया जा सके। कंसिस्टेंट डेटा मींस एक प्रॉपर सीक्वेंस में डेटा आ रहा होता है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता, रॉन्गनेस नहीं होती। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी मींस कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई है पीछे और डेटा मॉडिफाई हो गया है, इनकंसिस्टेंट डेटा आ रहा है। जो कंसिस्टेंटली जैसे फॉर एग्जांपल एक रो में एक बंदे आ रहे थे 1 2 3, उसके बाद एकदम से 5वां लड़का आ गया, छठा लड़का आ गया, 10वां लड़का आ गया, तो वो खत्म, वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई है। पीछे कोई मॉडिफिकेशन हुई है, पीछे किसी ने कोई चेंजिंग कर दी है, जैसे डेटा गलत आ रहा है, इनकंसिस्टेंट डेटा आ रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, अब सीक्वेंस में नहीं आ रहा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कि प्रोसेसेस आपस में शेयर्ड रिसोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं, सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो इनको हमें सिंक्रोनाइज रखना होता है कि एट द सेम टाइम प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, किसको कितने परसेंट उसने रिसोर्स यूज की है, कितने परसेंट अब नहीं की, उसकी रह गई है, वो सारी बातें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू की जाती हैं। प्रोसेस को आपस में सिंक्रोनाइज रखा जाता है। On the basis of synchronization, processes are categorized as one of the following two type, और इस synchronization के basis पे processes को दो categories में रखा गया है। एक को कहते हैं independent process। Execution of one process does not affect the execution of other process। Independent processes वो process होते हैं जो independently किसी पे depend नहीं करते, वो execute होते हैं, जिनकी एग्जीक्यूशन से किसी और प्रोसेस को कोई नुकसान नहीं है। लेट्स के जैसे सपोज आप लोग, एक ही बंदा है, वो ऑल इन ऑल है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो खुद ही सारा कुछ कर रहा है। ठीक है जी। तो ये एक प्रोसेस भी ऐसे होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं, जिनको किसी के साथ मेमोरी शेयर करने की उसकी जरूरत नहीं होती, ये इंडिपेंडेंटली ही
एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, इनको शेयर्ड टाइप की कोई चीज नहीं चाहिए। ठीक है, शेयरिंग में कुछ नहीं चाहिए, उनका जो काम है वो शेयरिंग के बगैर भी हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस, उस प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो इफेक्ट नहीं करती एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस को, तो ऐसे प्रोसेस को इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। और होते हैं कुछ कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। ऐसे प्रोसेसेस जिनकी एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको कोऑपरेटिव प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि दो बंदे जब कोऑपरेशन में काम करें तो गड़बड़ तो हो सकती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि इन्होंने बिजनेस, दो बंदों ने इकट्ठा बिजनेस किया और फिर लॉस हो गया उन्हें एक, क्योंकि वो आपस में पार्टनरशिप में थे, और अमूमन पार्टनरशिप में नुकसान हो जाता है क्योंकि एक बंदा पैसे ले जाता है, दूसरे के पास नहीं होते। एक बंदा बेनिफिट ले रहा होता है, दूसरे के पास नहीं होते, तो वो गड़बड़ हो जाती है। और जो अलग कारोबार करता है उसकी किसी पे कोई मसला ही नहीं है, तो वो आल इन आल सारा कुछ चल रहा है, किसी को नुकसान नहीं दे रहा। लेकिन एक ऑपरेशन में जा रही है कोई चीज़, इसी तरह जब हम देते हैं ना कि एक ही जगह पे बहुत सारे दोस्त बैठ के कुछ चीज़ खा रहे हैं, तो मतलब कोई आपने पार्टी की हुई है, तो उसमें आपने अक्सर देखा होता है कि केक मुँह पे सारे मल देते हैं, तो कोऑपरेशन में ये मसला होता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंटली वो आराम से खा लेगा। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जिनकी एग्जीक्यूशन से किसी और प्रोसेस को कोई नुकसान नहीं होता, और कोऑपरेटिव प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जिनकी एग्जीक्यूशन से दूसरे को नुकसान हो सकता है, उन्हें इफेक्ट हो सकते हैं। इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइजेज, और इन्हीं में ही प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के इसी पार्ट में, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के इसी प्रोसेसेस पार्ट में, कैटेगरी में ही कुछ प्रॉब्लम्स अराइव होती हैं, बिकॉज़ इनमें रिसोर्सेज शेयर होती हैं, और जहाँ पे शेयरिंग होती है वहाँ पे मसले आते हैं। ठीक है? तो हम प्रॉब्लम्स की तरफ अब जाएँगे कि कौन से प्रॉब्लम्स अराइज़ होते हैं और उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में, क्योंकि डेफिनिटली इंडिपेंडेंट तो बस निकल गया, उसने तो अपना काम कर लिया, वो तो अलहदा से खुद ही अपने साथ लगा हुआ है, किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन कोऑपरेटिव जो हैं, जो आपस में मिल के शेयरिंग करके किसी कोई वर्क, किसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं, अपने-अपने काम को कंप्लीट करते हैं, शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ करते, जो डेफिनिटली फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, दोनों बैठे हुए हैं, भूख लगी हुई है दोनों को, तो सामने एक प्लेट में केक पड़ा हुआ है, उसके पीसेज़ हैं, 4 पीसेज़ हैं या 5 पीसेज़ हैं, तो वो एक उठाता है, एक बंदा दूसरा एक उठाता है। इस तरह करते-करते आखिर में फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 2 उठा लिए, तो वो क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, लेकिन वो उनको अपनी भूख को खत्म करने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट खत्म करने के लिए वो खाने थे बराबर-बराबर, लेकिन एक ने ज़्यादा खा ली तो एक थोड़ा-सा, ये समझिए कि उसकी वर्क रुक गई है, उसके पेट अभी वो कुछ ना कुछ माँग रहा है। तो ये एग्ज़ाम्पल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये सिंपल से सिंपल एग्ज़ाम्पल, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस अमूमन उनमें इफ़ेक्ट आ जाता है, एग्ज़ीक्यूशन, अगले की एग्ज़ीक्यूशन को उसने डिस्टर्ब कर दिया। वो अभी खा रहा था, उसको भूख लगी हुई है, लेकिन उसके पास अब कुछ खाने को है नहीं, दूसरे ने उससे सारे पीसेस खा लिए। तो ये होते हैं हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेस जिनकी एग्जीक्यूशन दूसरे को इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि शेयर डेटा वो शेयर रिसोर्स को यूज कर रहे होते हैं, इनमें प्रॉब्लम आ जाते हैं फिर कुछ। अच्छा जी, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो क्रिटिकल सेक्शन से ही निकलती है। क्रिटिकल सेक्शन एक सेक्शन होता है जिससे ये प्रॉब्लम रेज होती है। अब क्रिटिकल सेक्शन क्या है, वो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन इज a code segment that can be accessed by only one process at a time. Critical section contains shared variable which need to be synchronized to maintain consistency of data. जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है लैंग्वेज में, तो आजकल आपको पता है कि प्रोग्रामर को भी पता है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, यानी मल्टीपल वो सीक्वेंसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस को। तो उसके मुताबिक वो प्रोग्राम लिखा जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। हर प्रोग्राम में 2 पार्ट को रखा जाता है। एक पार्ट को क्रिटिकल सेक्शन पार्ट कहते हैं और एक पार्ट को रिमेनिंग सेक्शन कहते हैं या रिमाइंडर सेक्शन कहते हैं। रेस्ट ऑफ द सेक्शन जो होता है, जो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। एक क्रिटिकल सेक्शन होता है। फिलहाल आप ये एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन को भूल जाएँ, इसको ना देखें। एक प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये एक लूप लगी हुई है, उसके अंदर ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, या सिंपल कोई मेन फंक्शन है, उसके अंदर ये ब्रेसेस हो गई, ओपन ब्रेसेस, और फिर उसके बाद
क्रिटिकल सेक्शन आ गया, फिर रिमाइंडर सेक्शन आ गया, रेस्ट ऑफ द। तो 2 पार्ट में हमेशा प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी, क्रिटिकल सेक्शन और जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन है या रिमाइंडर सेक्शन प्रोग्राम, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि एक हार्डवेयर थ्रेड होता है, एक सॉफ्टवेयर थ्रेड लेवल थ्रेड होते हैं। तो सॉफ्टवेयर लेवल थ्रेड प्रोग्राम के अंदर बनाए जाते हैं, मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, और इसी तरह जो सॉफ्ट हार्डवेयर थ्रेड है वो कोर के मुताबिक सेट किए जाते हैं कि पर कोर 2 थ्रेड अवेलेबल हैं, अलाउड है। इसी तरह जो हमारे पास प्रोग्राम टाइप किए जाते हैं, उनमें भी 2 पार्ट रखे जाते हैं। एक होता है सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए कि उसमें जो चीज़ें मिल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेसर्स को पता है कि हमारे जो मदरबोर्ड है, उसपे हो सके कि मेमोरी 1 हो। जब मैं इस पे इंस्टॉल होऊँगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को पता है कि मेरा सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होगा किसी ऐसे सिस्टम पे जिसमें प्रोसेसर तो मल्टीपल होंगे, लेकिन उसमें मेमोरी 1 होगी। तो ये क्या करेगा, उसके मुताबिक एक क्रिटिकल सेक्शन अपने प्रोग्राम में टाइप करेगा और एक रिमाइंडर सेक्शन। क्यों करता है? क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम आती है जिसे फिर हम रेस कंडीशन कहते हैं, उससे बचने के लिए। अब क्रिटिकल सेक्शन में होता क्या है? क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली एक कोड सेगमेंट है, हर प्रोसेस का, हर प्रोग्राम का अपना एक कोड सेगमेंट है, एक पीस है, एक जगह है। क्रिटिकल सेक्शन सेक्शन मतलब ये कौन सा सेक्शन है? एग्ज़ाम सेक्शन है यूनिवर्सिटी में। ये फाइनेंस सेक्शन है, ठीक है? कुछ ज़हन में बात आ रही है? एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो रहा है कुछ? ये एग्ज़ाम सेक्शन है, ये फाइनेंस सेक्शन है। तो ये क्या है? ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोई ख़ास काम होता है, कोई इम्पोर्टेंट काम होता है, उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी है, उसमें घूमते-फिरते रहो। ये घूमते-फिरते रहो, लेकिन जो स्पेसिफिक जगह होती हैं, वहाँ पे आप किसी के मुताबिक इजाज़त के टाइम ही जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते, कोई इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये क्रिटिकल सेक्शन भी प्रोग्राम में होता है, क्योंकि ये म्यूचुअली चीज़ें वहाँ पे पड़ी होती हैं, म्यूचुअली उनको एक्सेस किया जाता है। सिंक्रोनाइज़्ड होती हैं, उनके साथ सारी यूनिवर्सिटी एक सिंक्रोनाइज़्ड होती है, उनको तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। So critical section is a code segment that can be accessed by only one process at a time. इस critical section को सिर्फ हर प्रोसेस, हर प्रोग्राम एट द सेम टाइम सिर्फ एक प्रोसेस ही उसको ऑन कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस 1 है, ठीक है? प्रोसेस 2 है, उसका अपना ये ये तरतीब है, यानी उसकी अपनी एक समझिए ये प्लेस है, जिसमें ये सारा कुछ है, क्रिटिकल सेक्शन है सीएस, ठीक है? और ये इसके अपना समझ लें कि इसके कोड में भी है सीएस, सीएस, ठीक है? अब ये सीएस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं कि ये दोनों का सिंक्रोनाइज़्ड है। सिंक्रोनाइज़ मीन्स दोनों इससे जुड़े हुए हैं अपने-अपने क्रिटिकल सेक्शन से, अपने-अपने क्रिटिकल सेक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो ये समझिए कि सिंक्रोनाइज़्ड हैं एक के साथ, किसी एक के साथ सिंक्रोनाइज़्ड हैं। आपस में सिंक्रोनाइज़ेशन मीन्स एक शेयर्ड मेमोरी है, उसमें ये लोग फिर इसको अपने इससे डेटा लेंगे और यूज़ करेंगे। यानी क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन कंटेन्स शेयर्ड वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स, वो रिसोर्सेज़ जो शेयर होती हैं, वो यहाँ पे पड़ी होती हैं और व्हिच नीड टू बी सिंक्रोनाइज़्ड, जिनको हम सिंक्रोनाइज़्ड रखते हैं इनके साथ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ताकि डेटा कंसिस्टेंटली चलता रहे, एक प्रॉपर वे में डेटा चलता रहे, सारा निज़ाम पैरेलली चलता रहे। ठीक है जी? अब इसमें आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और रिसोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी रिसोर्स हो सकता है। आप उसको वेरिएबल भी हो सकता है, कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, कोई काउंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप प्रोग्राम में अक्सर यूज़ करते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ पे वो शेयर्ड है, काउंट वेरिएबल एक है, वो शेयर है। यहाँ पे उस पे ऑपरेशन होता है काउंट प्लस प्लस, यहाँ पे उस पे ऑपरेशन होता है काउंट माइनस माइनस। तो क्या होगा अगर एट द सेम टाइम दोनों ही इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं इस काउंट वेरिएबल पर, ये उसको प्लस प्लस कर रहा है, ये उसको माइनस माइनस कर रहा है, तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल पड़ा है तो ये क्या करेगा, अगर प्रोसेस 1 उसको एक्सेस करना चाहता है तो इसको फिर एक्सेस नहीं मिलेगा।
इसको एक्सेस नहीं मिलेगा। ये यहाँ से चला जाएगा रिसोर्स, रैम फॉर एग्जांपल मेमोरी इधर आ जाएगी। ये अपना काम उसमें कर लेगा। ठीक है जी, अपना काम कर लेगा। देन उसके बाद ये उसको रिलीज़ कर देगा, एग्ज़िट कर देगा, उसको रिलीज़ कर देगा और वो वापस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये सिंक्रोनाइज़्ड है। ठीक है जी, तो क्रिटिकल सेक्शन हर प्रोसेस का अपना होता है। अपने हर प्रोसेस में अपना एक क्रिटिकल सेक्शन होता है जिसमें वो उठाता है शेयर्ड वेरिएबल अपने पास रख लेता है, उसपे काम कर लेता है, देन वो वापस कर देता है कि हाँ, ये लो। अब फिर वो सेंटर में पड़ा होता है। सारे प्रोसेस उनके साथ सिंक्रोनाइज़्ड हैं, जुड़े हुए हैं। हर एक को पता है कि मेरे जो शेयर्ड वेरिएबल है कहाँ पड़े हुए हैं। शेयर्ड वेरिएबल यहाँ पड़े हुए हैं। क्रिटिकल सेक्शन सिंक्रोनाइज़्ड है सबके। ठीक है? हमने इसको एक ही लिख दिया है कि ये सारे दोनों प्रोसेस एक ही उसमें वो वो जुड़े हुए हैं। होता है ये है कि हर कोड के अंदर अपना क्रिटिकल सेक्शन होता है। यानी इसको अगर मैं एक दूसरे तरीके से करूँ तो यूँ हम कर सकते हैं कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स और ये क्रिटिकल सेक्शन है सीएस और यहाँ पे वायर P1 है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। ये समझे कि इसके साथ सिंक्रोनाइज़्ड हैं। ठीक है? क्रिटिकल सेक्शन के साथ। तो एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही बंदा क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है और उस वेरिएबल को यूज कर सकता है क्योंकि मॉडिफिकेशन ना हो, उसमें रॉन्गनेस ना आए, उस वेरिएबल में, उस चीजों, उस डेटा में कोई भी इनकंसिस्टेंसी ना आए। लेट सपोज अगर ऐसा ना होता, जैसे मैंने मिसाल दी, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। ये तो क्रिटिकल सेक्शन हो गया। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन जिसमें डेटा शेयर्ड वेरिएबल जो हमारे होते हैं, शेयर्ड डेटा होता है, शेयर्ड वेरिएबल होते हैं, शेयर्ड फाइल होते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, वो पड़े होते हैं। सारे प्रोसेस बाकी जो उसका रिमाइंडर सेक्शन है, उससे कोई सरोकार नहीं। हर प्रोसेस का अपना रिमाइंडर सेक्शन होता है, वो उसको अलग चला रहा होता है। लेकिन हर प्रोसेस में एक क्रिटिकल सेक्शन होता है, उसमें वो वेरिएबल यूज किए जाते हैं जो शेयरिंग में आते हैं, जो बाकी प्रोसेसेस के साथ शेयर्ड होते हैं। लेकिन कुछ उसका रिमाइंडर पार्ट भी होता है। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी में समझिए कि एक या आपका घर हो गया, घर में एक वॉशरूम है, वॉशरूम जैसे अब शेयर्ड नहीं है, ठीक है? शेयरिंग शेयरिंग मीन्स मतलब सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन आप उसको एट द सेम टाइम एक बंदा यूज़ कर सकता है, सारों के साथ वो शेयर्ड है। तो ये चीज़ है कि अब जो हमारे पास कंट्रोल से क्रिटिकल सेक्शन होता है, उसमें प्रॉब्लम आती हैं। अब कुछ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है? सिंक्रोनाइज़ेशन भी हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें वेरिएबल भी आपने रख दिया और वो सिंक्रोनाइज़्ड भी हैं। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम भी इसमें आ सकती है, वो प्रॉब्लम क्या है? उसको कहते हैं रेस कंडीशन। A race condition is a situation that may occur inside a critical section. रेस कंडीशन एक कंडीशन है, जैसे इसका नाम है कि ये एक रेस कंडीशन है बेसिकली। सो रेस कंडीशन क्या है? ये अकर होती है, एक सिचुएशन है जो अकर होती है किधर? क्रिटिकल सेक्शन में। When more than one process are executing the same code, are accessing the same memory or any shared variable, in that condition there is a possibility that the output or the value of the shared variable is wrong due to modification. So for that, all the processes doing the race to claim that my output is correct, this condition is known as race condition. क्या होता है? जब मोर देन वन प्रोसेस क्या कर रहे हैं? आर एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या वो एक्सेस कर रहे हैं सेम मेमोरी को। अगर आपने कोई चेक नहीं लगाया, वो ऑटोमेटिकली इसमें सारे आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, मोर देन वन प्रोसेस आ रहे हैं, वो अपने-अपने क्रिटिकल सेक्शंस को ऑन किया हुआ है। इसका भी अपना सीएस है, ठीक है जी। मैंने जैसे पहले एग्ज़ाम्पल आपको दी, इसका भी अपना सीएस है, इसका भी अपना सीएस है। अब सारे सीएस में लग गए हैं, सारे सीएस। सीएस मीन्स वो शेयर्ड जो चीज़ है हमारे पास, जो मेमोरी शेयर है, जो कोड शेयर है, जो वेरिएबल शेयर है, सारे उसी को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं अपने-अपने उसमें, सारे उसी पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अब मसला क्या होगा कि मॉडिफ़िकेशन हो सकती है ओरिजिनल डेटा में, यानी
ओरिजिनल फाइल में मॉडिफिकेशन हो सकती है। ये बंदा भी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ये भी उसी में लगा हुआ है, एक उसमें अगला भी उसी में लगा हुआ है, तीसरा भी उसी में लगा हुआ है। यानी ये तो शेयरिंग में था, ये तो इसमें तो आपने चेंजिंग नहीं करनी थी, सिर्फ यूज़ करते, उससे अपना काम निकालते, वापस उधर रख देते। लेकिन अब ये भी अपना, अब फॉर एग्जांपल ये इसको रीड ऑपरेशन उस पे कर रहा है, ये उस पे राइट ऑपरेशन कर रहा है। ये अब रीड जब करेगा हाय, हाय को इसने मॉडिफाई कर दिया बाय में, तो ये तो हाय की जगह बाय इसको चला जाएगा। ठीक है जी? तो ये मॉडिफिकेशन होगी। इसने पढ़ना कुछ था, उसने उसको मॉडिफाई कर दिया। इधर से किसी और ने उसको रिमूव कर दिया। तो फॉर एग्जांपल इसने कुछ नहीं इसको मिला। तो रेस लगी होती है कि मैं पहले इसको हासिल करूँ ताकि मैं अपना काम निकाल दूँ। वो कहता है मैं इसको हासिल करूँ, मैं अपना काम निकाल दूँ। तो इसमें से क्या हो जाती है, डेटा रॉन्ग हो जाता है, पॉसिबिलिटी इसकी ये होती है। एक रेस लगी होती है, क्लेम किया जाता है, एक रेस होती है कि मैं जीत गया, मैंने ठीक किया है, मेरा डेटा आंसर ठीक है, ये कहता है मेरा ठीक है। तो आउटपुट हर एक क्लेम करता है कि मेरा आउटपुट ठीक है और इसी के इस कंडीशन को कहते हैं रेस कंडीशन और इसके लिए एक दौड़ लगी होती है। ठीक है जी? रेस कंडीशन इज ए सिचुएशन दैट में अकर हो सकती है इनसाइड ए क्रिटिकल सेक्शन में, क्योंकि वही डेफिनेटली क्रिटिकल सेक्शन एक समझे कि रेड जोन है, रेड जोन में जब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो मसला तो आएगा। व्हेन मोर देन वन प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड आर एक्सेसिंग द सेम मेमोरी, या तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेम कोड को, अपने जो क्रिटिकल सेक्शन का कोड है उसने ओपन किया हुआ है, हर एक उसको यूज कर रहा है, या कोई शेयर्ड सेम मेमोरी को यूज कर रहा है, एक्सचेंज द सेम मेमोरी or any shared variable. In that condition there is a possibility that the output or value of the shared variable is wrong. तो डेफिनेटली रॉन्ग हो सकती है कि अगर वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एटीएम मशीन में आप जाते हैं तो वहां पे दरवाजा अक्सर लोग अंदर से बंद कर देते हैं ताकि कोई बाहर से इंट्रूडर या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन अंदर ना आ जाए। लेकिन अगर ओपन होगा और वो आपके साथ ठहरा होगा और आपकी पिन कोड नोट कर लेगा और आप बाहर जाएँगे और आपसे वो स्नैच कर दे आपका एटीएम और फिर उसको पिन कोड तो याद है, देन वो क्या करेगा? मसला कर देगा। तो इस तरह आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस चीज़ को रोकें। उसके लिए भी डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ किए जाते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन एक सेक्शन है, जिसमें एक एटीएम मशीन लगी हुई है, एक बैंक है, उसका एक अपना साइड पे डिपार्टमेंट रूम है, जिसमें कोई भी बंदा आ जा सकता है वहाँ पे, कोई भी कर सकता है। लेकिन एटीएम मशीन एक क्रिटिकल सेक्शन है। एटीएम मशीन एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। क्रिटिकल सेक्शन है जो कि सिंक्रोनाइज़्ड है सारे लोगों के साथ, सारे प्रोसेस के साथ। वो जो प्रोसेस अंदर जाते हैं, वो अंदर काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस सिंक्रोनाइज़्ड है इनके साथ, वो यहाँ पे आते हैं, अपने पैसे एटीएम से निकालते हैं। अब एटीएम मशीन के अंदर रूम में, छोटे से रूम में अगर बंदे जाते हैं तो अक्सर अंदर से लॉक कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोरी हो चुकी है, लोगों से पैसे छीने गए हैं। तो अंदर से लॉक कर देते हैं। क्यों लॉक करते हैं? वो उसकी एक पर्पज़ है, उस क्रिटिकल सेक्शन को, ताकि एट द सेम टाइम एक बंदा यूज़ करे। वो ऐसे ही हो सकता है, अदरवाइज़ वो मॉडिफ़िकेशन उसमें हो सकती है। कोई भी मसला आ सकता है, आपके साथ पैसों में गड़बड़ हो सकती है, अगर बहुत सारे लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं अंदर। ठीक है जी, तो एक रेस लगी होती है कि मैं इसको पहले अचीव करूँ, मैं इसको पहले अचीव करूँ, मैं इसको पहले अचीव करूँ, तो उसमें सारा डेटा वो खराब कर देते हैं। Race condition in critical section can be avoided if the critical section is treated as a atomic instruction. Race condition की जो प्रॉब्लम है, हम critical section में ये रेस कंडीशन की प्रॉब्लम है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। किस तरह? बिल्कुल, मतलब अवॉइड कर सकते हैं, नेगलेक्ट, अगर हम एट द सेम टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन को क्रिटिकल सेक्शन में जाने दें, एक ही प्रोसेस को एट द सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने दें। ठीक है जी, वो उसके लिए फिर हमें कुछ मैकेनिज़्म यूज़ करने होंगे कि एट द सेम टाइम एक ही बंदा उसको यूज़ करेगा, रेस कंडीशन को रिमूव करें, यानी मोर देन 1 नहीं होंगे, सिर्फ 1 ही होगा, उसको एक्सेस होगा। Also, proper thread synchronization using locks or atomic variable can prevent race condition, या फिर properly एक threads की जो synchronization है, उनके लिए locks हो, जो बंदा अंदर जाए उनको लॉक दिया जाए, जो या उनके लिए कोई एटॉमिक वेरिएबल हो, एक सिंगल इंटीजर वैल्यू हो, कोई वैल्यू हो, एक वेरिएबल हो, जो उनको दिया जाए, उनकी इंडिकेशन की जाए उससे कि अंदर एक बंदा है तो बाहर वाले बाकी जो प्रोसेस है वो रुक जाए, वो अंदर ना जाए। उसमें एक बंदा लगा हुआ है तो बाकी अंदर ना जाए। तो हमें कुछ ऐसे मैकेनिज़्म्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम इस रेस कंडीशन को रोकें।
कि हमारा रेस कंडीशन ना अकर हो, क्योंकि रेस अगर आएगी ना, जहाँ पे दौड़ की बात आ जाती है, एक जैसे आपने अक्सर मैं किसी पार्टी की वो नहीं लेना चाहता नाम नहीं, लेकिन अक्सर पार्टी के जलसों में आपने देखा होगा कि एक देग होती है और 1000 बंदे होते हैं, और 1000 बंदे अगर एकदम से उस देग की तरफ भागते हैं, तो आपको पता है कि देग का और चावलों का क्या हाल हो जाता है। तो इस चीज़ से रोकने के लिए आप एक-एक बंदे को देग की तरफ जाएँ और वो अपना प्लेट उसमें निकालें उससे चावल और जो भी है अपने प्रोसेस करें और हटें। रेस कंडीशन अगर ना हो, रेस कंडीशन अगर होगी तो हर कोई भागेगा और देग सर पे उठा के भाग रहा होगा। तो प्रॉब्लम बाकी रह जाएँगे। तो ये एक वैसे ही गपशप के लिए मैंने एग्ज़ाम्पल बताई, लेकिन इसमें समझने के लिए, समझने वालों के लिए वो कहते हैं ना कि अक्लमंदों के लिए इसमें काफ़ी कुछ है। तो रेस कंडीशन को रोकने के लिए क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, कोड सेगमेंट है, हर प्रोसेस का होता है, जिसमें शेयर्ड जो सिस्टम में शेयर्ड रिसोर्सेज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, वो अपने पास ले आता है, वहाँ रख देता है और उसमें से उसमें अपना काम करके वापस उसको अपनी उस जगह पे रख देता है क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल जो बाहर सिंक्रोनाइज़्ड हैं, जो शेयर्ड जगह जो रिसोर्सेज़ जहाँ पे सिंक्रोनाइज़्ड है, उसको वहीं पे वापस रख देता है। फिर अगला प्रोसेस उसमें आता है क्रिटिकल सेक्शन में, अपने क्रिटिकल सेक्शन में, या जो सिंक्रोनाइज़्ड है, सिंक्रोनाइज़ेशन होती है तो हम एक ही लिख लेते हैं, उनके अपने-अपने नहीं लिखते, एक ही लिख लेते हैं। तो वो आता है, अपना काम करता है, P2 आता है, अपना काम करता है। ठीक है जी? तो ये था क्रिटिकल सेक्शन, किसी भी सिंक्रोनाइज़ेशन के उसमें। अब यहाँ पे हमें जो मैकेनिज़्म की बात हमने की, उस मैकेनिज़्म को अगर हम इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज़ेशन मैकेनिज़्म भी इसको कहा जाता है, तो उसके कुछ कंडीशन होने चाहिए कि जब भी प्रोसेसेस आपस में सिंक्रोनाइज़ करें, यानी डेफिनिटली वो क्रिटिकल सेक्शन की बात उसमें ऑटोमैटिकली आ जाती है, जब भी सिंक्रोनाइज़ेशन की बात होती है, कि प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन करेंगे। जब प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन करते हैं, तो समझिए कि हर प्रोसेस का अपना एक क्रिटिकल सेक्शन होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में अपने शेयर्ड रिसोर्सेज़ को रखेंगे, उस पे काम भी करेंगे। तो हमें ये जो सिंक्रोनाइज़ेशन मैकेनिज़्म है, जो इसका बिल्कुल बेस है क्रिटिकल सेक्शन तक आने का और जाने का, इसको ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि पहले से ही चेक एंड बैलेंस देखा जाए कि क्रिटिकल सेक्शन में किसने जाना है, किसने नहीं जाना, और किस तरह से जाना है और किस तरह से नहीं जाना। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम फिर क्या करते हैं कि एवरी सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट फॉलो और सैटिस्फाई द सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी इसे कहा जाता है। यानी जो मैकेनिज़्म है उसको डिज़ाइन करने के लिए, सिंक्रोनाइज़ेशन के जो मैकेनिज़्म है उसको डिज़ाइन करने के लिए और इस क्रिटिकल सेक्शन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें अपना ये मैकेनिज़्म ऐसे रखना होगा कि उसमें ये 3 बातें होनी चाहिए। तभी हम सेफली अपने प्रोसेसेस को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और डेडलॉक और स्टार्वेशन से बचा जा सकता है। ठीक है जी। तो किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए, रेस कंडीशन के प्रॉब्लम या डेडलॉक से बचने के लिए या स्टार्वेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें एक ऐसा जो सिंक्रोनाइज़ेशन मैकेनिज़्म है, क्योंकि आपने मसला बना दिया है कि सारे प्रोसेस एट द सेम टाइम एग्ज़ीक्यूट हो सकते हैं। तो जब वो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ख़ासियत रख दी है, तो अब उसमें आपने ऐसा मैकेनिज़्म ही डालना है कि प्रोसेस आपस में गड़बड़ ना करें। डेटा को भी ना छेड़ें, रिसोर्सेज़ को भी ख़राब ना करें, कोई चीज़ भी सिस्टम में ख़राब ना करें। जब एक साथ आप कहते हैं ना कि यार आ जाओ, सारे एक साथ अगर आपने अलाउ कर दिए हैं, तो आप उसके ज़रा इज़्ज़त से रहो, ख़्याल से रहो, ठीक है? आपने रूम में सारों को एंटर कर दिया है, वो बाय वन की बजाय सारों को आपने कह दिया कि अंदर आ जाओ। अब वो जो शोर मचाएँगे और वो करेंगे, इधर नहीं, वो आप कहेंगे खामोश रहो। तो उसके लिए आपने मैकेनिज़्म डिज़ाइन करना होगा। ये सेक्शन है। एवरी सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एवरी सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन आप बनाएँगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए मस्ट फॉलो और सैटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन और रूल्स। ये रूल्स वो फॉलो करें, अदरवाइज़ वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी, जब ये सिंक्रोनाइज़ेशन होगी। सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी वो उसने समझे कि 3 प्रोसेसेस थे P1, P2, P3, उन में एक की पहली ने कहा कि मैं उसको मिल गया, चार्ज उसको मिल गया, P1 है, P2 है आपके पास और इसी तरह P3 है, ठीक है? हर एक का अपना सीएस है, क्रिटिकल सेक्शन है और फिर रिमेनिंग कोड है। क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है? और रिमेनिंग, क्रिटिकल सेक्शन और रिमेनिंग, ठीक है? ये आपस में सिंक्रोनाइज़्ड हैं।
यहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल का एक बॉक्स पड़ा है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें शेयर्ड डेटा है, ठीक है, एस डी, वो डेटा या रिसोर्स हैं, शेयर रिसोर्स हैं, शेयर डेटा, आर एस डी के बाद आर डी की जगह आर, शेयर रिसोर्स है, शेयर डेटा है। तो अब ये जब अपना क्रिटिकल सेक्शन ऑन करेगा, ठीक है, ऑन करेगा, तो इसका मतलब है इसने अब इससे कुछ लेना है, इससे मटेरियल लेना है। वो डेटा भी हो सकता है, वो रिसोर्सेज भी होती हैं। तो क्या हो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जाए। साइक्रोनाइजेशन तो वैसे भी आपने की हुई है, ऊपर यहाँ पे साइक्रोनाइजेशन हो रही है, ठीक है, साइक्रोनाइजेशन आपने यहाँ पे इसमें डाली हुई है कि प्रोसेस साइक्रोनाइज करें, जो भी चीज वो शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें, जो नहीं कर सकते वो आपस में रिमाइंडर सेक्शन, रेस्ट ऑफ द सेक्शन में जाए। तो ये प्रोसेस अगर रिमेनिंग सेक्शन में नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, और अब ये क्रिटिकल सेक्शन में चलने वाले हैं, तो एट द सेम टाइम एक ही प्रोसेस को इजाजत हो कि वो अपना CS ऑन करे, क्रिटिकल सेक्शन ऑन करे, क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन करे, और बाकी प्रोसेसेस को फिर अलाउडनेस ना मिले, इसको भी ना मिले, इसको भी ना मिले। क्यों? क्योंकि अगर ये भी इससे डेटा या इसमें इसको यूज करेगा इस सेक्शन को, तो इसमें जो वेरिएबल हैं वो ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, तो तीनों इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कोई भी गलती आ सकती है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम ATM मशीन के कमरे में एक ही बंदा जाए, अपने पैसे ट्रांजेक्शन निकाले और चला जाए, फिर दूसरे का नंबर आए, फिर जो निकाले चला जाए, फिर तीसरे का नंबर आए चला जाए। तो इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, उसने अगर अपना क्रिटिकल सेक्शन ऑन किया हुआ है, तो इसका मतलब है वो शेयर रिसोर्सेज को, वेरिएबल को यूज कर रहा है, देन नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन, तो बाकियों को अलाउडनेस ना हो इस मैकेनिज्म के थ्रू। ये साइक्रोनाइजेशन का जो आपने मैकेनिज्म बनाया है, इसमें ऐसे रूल्स चेक एंड बैलेंस लगाए हों कि उसको पता चले, इसको इंडिकेशन हो कि एक यूज कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन, अपना चला रहा है, तो बाकियों को वो रोके कि आप लोग वेट करें, साइक्रोनाइज रखें, सारों को एक ही जगह ले आया है, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे मिस्त्री होते हैं ना अक्सर, वो आपका काम भी पकड़ लेते हैं और फिर आप कहते हैं फिर आप दूसरे को कहते हैं मैं फारे हूँ, उसका काम भी पकड़ लेते हैं, फिर तीसरे को कहते हैं मैं फारे हूँ, उसका भी काम भी पकड़ लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक का ही काम कर रहे हो। तब साइक्रोनाइज तो तीनों है, एक ही मिस्त्री के साथ सारे साइक्रोनाइज है, एक ही मिस्त्री के साथ वो सारे घर बनाने वाला जो मिस्त्री होता है उसके साथ साइक्रोनाइज्ड है। सारों लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा भी सारों से ले लिया है, वो सारों को बांध दिए एक जगह पे, लेकिन काम वो एक का कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे फिर गड़बड़ होती है कि एक का एक ईंट वहां रखे, फिर इधर एक ईंट इधर रखे, एक ईंट उधर रखे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, किसी का भी काम सही नहीं होगा। तो एट द सेम टाइम वो एक ही काम कर रहा होता है, एक का। इफ अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, तो नो अदर, ये यहाँ पे बात है, अगर एक इसको यूज कर रहा है तो बाकियों को स्टॉप करो, ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन का। उसके बाद आता है प्रोग्रेस। इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड अदर प्रोसेस आर वेटिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, देन एनी वन ऑफ देम मस्ट बी अलाउड टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? लेट सपोज ये तीन प्रोसेसेस हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं। अब ये तीन प्रोसेस, जैसे मैंने कहा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं हमेशा, हमेशा प्रोसेस के जिस भी जो भी प्रोसेस टाइप होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिमेनिंग पार्ट्स यानी रिमाइंडर सेक्शन, और एक होता है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन दो चीजों में बंद है, ठीक है, लेकिन ये जो है रिमाइंडर सेक्शन, ये यहाँ पे ओपन पड़ा हुआ है, रेस्ट ऑफ द सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन ये भी मैकेनिज्म में आ जाते हैं कि एक बंदा यूज करेगा, जैसे अभी ये ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, एक ही बंदा, तो वो मैकेनिज्म क्या है, ये है एंट्री सेक्शन हो और एग्जिट सेक्शन हो। एंट्री सेक्शन में जब प्रोसेस चाहता है कि मैं इसमें आऊं, तो वो यहाँ पे पहले गार्ड ठहरा हुआ है, गार्ड से कहेगा कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक गार्ड ठहरा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, एक गार्ड ठहरा हुआ है, ये उसको कहता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। अब वो अंदर जाएगा, तो उससे क्या होगा, एंट्री सेक्शन, एंट्री सेक्शन यहाँ पे ऐसे अंदर जाएगा, ये गार्ड क्या है आपका, एंट्री सेक्शन एक गेट है, कंट्रोल द एंट्री इनटू क्रिटिकल सेक्शन एंड गेट्स अ लॉक ऑन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होती हैं उसको लॉक कर देता है, कि मतलब ये अब किसी और के पास ना जाए, ठीक है, एंड गेट्स अ लॉक, उसको लॉक दे देता है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज पे। जो भी ये अब आएगा तो इसको ये चाबी दे देगा
कि हाँ तुम अंदर जाओ, अंदर से दरवाजा बंद कर दो, इसको यूज करो, लॉक्स उस पे लगा दो कि कोई अंदर ना आए। तो एंट्री सेक्शन में ऐसी कोडिंग की जाती है, ऐसी कोडिंग की जाती है, ऐसे लाइंस लिखे जाते हैं ताकि जब भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो उसमें जो क्रिटिकल सेक्शन है उनको दो चीजों में बंद कर देता है। एक को एंट्री सेक्शन कहते हैं, उसमें ऐसा कोड होता है जो जजमेंट करता है कि क्या ये कोई और तो वहां पे नहीं आया हुआ, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो उसके लिए इसको लॉक फिर दे दिया जाता है, लॉक के आप अंदर जाओ और लॉक कर दो। सिंक्रोनाइजेशन चेक कर रहा होता है। ठीक है जी, सिंक्रोनाइजेशन चेक करता है क्या प्रोसेस 1 सीएस में जा रहा है, तो सीएस में जब गया है तो उसको एंट्री मिली हुई है, उसकी एंट्री ऑन है, उसने लॉक लगाया हुआ है, तो इसका मतलब अंदर वो काम कर रहा है, तो ये फिर प्रोसेस 2 को नहीं आने देगा, प्रोसेस 3 को आने नहीं देगा। जब ये एग्जिट कर देगा तो इससे लॉक वापस ले लिया जाएगा, रिसोर्सेज पे उसने ताला लगा दिया था कि रिसोर्स कोई भी यूज ना करे, उसको रिसोर्सेज को फिर वो ताला खोल देता है कि आप जाओ कमरे में। तो फिर वो अपना क्रिटिकल सेक्शन फिर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ठीक है जी, तो ये हम मैकेनिज्म यूज करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। इसके बाद आते हैं नो प्रोग्रेस। इफ नो प्रोग्रेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन, यानी अगर प्रोग्रेस का मतलब है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा, P1 को भी ये नहीं चाहिए, P1 फॉर एग्जांपल रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं हो रहा, उसके अभी वो चीजें जरूरत नहीं है, तो वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन है उसमें एग्जीक्यूट हो रहा है। P2 भी हो रहा है, अब P3 को चाहिए कि वो इधर आना चाहता है, लेकिन P2 या P1 इसको आने नहीं देता इसके अंदर। तो इस चीज को भी रोकना है, ये भी मैकेनिज्म के खिलाफ है कि आपकी कोडिंग ऐसी ना हुई हो, आपने अपनी जो प्रोग्राम की कोडिंग है ऐसी ना की हो कि वो सिर्फ खुद ही अंदर जा सकता है, बाकी अगर जाए तो उसको किसी वजह से रोका जाए क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होते, क्योंकि ये तो साइक्रोनाइज्ड है। जैसे अक्सर आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखा है कि आप फॉर एग्जांपल दोस्तों में कह सकता हूँ, दोस्त भी इस तरह है, लेकिन एक दोस्त नहीं चाहता कि मेरा दोस्त आगे निकले, तो वो खुद भी प्रोग्रेस नहीं करता और आपको भी आगे निकलने नहीं देता, आपके रास्ते में भी वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। तो ये बाय नेचर होता है, उसके अंदर एक खासियत होती है, वो किसी तरह से आपको रोकता है। अब वो प्रोग्राम भी इस तरह होते हैं कि वो किसी प्रोसेस भी इस तरह होते हैं कि वो किसी तरह से वो दूसरे प्रोसेस को रोक रहे होते हैं, खुद भी नहीं यूज़ कर रहे होते हैं उसको, क्रिटिकल सेक्शन को, उसमें प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हैं और बाकियों को भी नहीं जाने देते। तो ये अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये बात हो रही है कि तुम भी नहीं जाओगे और मैं भी नहीं जाऊँगा, इस तरह वाली बात है। या मैं नहीं जाऊँगा तो तुम भी नहीं जाओगे। तो वो इंटर ही नहीं होने देते। तो इस तरह के मैकेनिज़्म को भी नहीं रखना चाहिए। यानी प्रोसेस आसानी के साथ जा सके। क्रिटिकल सेक्शन में अगर वो बाहर वेट कर रहे हैं, वेटिंग में है, तो एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। अगर क्रिटिकल सेक्शन में एक गया हुआ है तो बाकी ना जाए। अगर इस तरह नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपने नहीं रखी, सारे अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। रेस कंडीशन इसको कहते हैं। ये भी भागेगा इसके लिए, ये भी भाग गया, ये भी भागेगा कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, और ये उसको अचीव करेगा। वो जो मॉडिफिकेशन करेगा ये कहेगा मैंने सही कर दिया, ये अपनी मॉडिफिकेशन उसमें कर देगा, ये कहेगा मैंने मेरा सही है, ये मॉडिफिकेशन ये मेरा सही है, तो ये एक भाग दौड़ होती है। उसके बाद आता है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेटिंग क्या होती है? बाउंडेड वेटिंग एक राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जैसे हमने पढ़ा था उस तरह का एक तरतीब है। ठीक है, बाउंडिंग वेट राउंड रॉबिन जैसे हमने यूज किया था कि एक बार एक फॉर एग्जांपल 3 प्रोसेस हैं, इसको ये वन टाइम इसमें किया, ठीक है जी। उसके बाद ये भी वेटिंग में ठहरे हुए हैं, तो अब इसने जब वन टाइम ये किया, इसको निकाला गया, अब ये दोबारा इसने रिक्वेस्ट की मुझे दोबारा जाने दें, मैंने अभी 3 फॉर एग्जांपल टाइम समझ लें 1 मिनट ये चला और 3 मिनट में इसने कंप्लीट होना है, 3 मिनट में इसने कंप्लीट होना है प्रोसेस 1 ने। तो 1 मिनट चला, 1 मिनट के बाद आपने वो क्वांटम लगाया हुआ था, वो निकल आया। दोबारा अब ये रहता भी है, तो दोबारा ये नहीं जाएगा, दोबारा इसकी बारी आएगी, तो ये 1 मिनट तक चलेगा। फिर ये 1 मिनट तक चलेगा। जब सारे एक बाउंडेड वेट होता है, फिक्स वेट होता है। जब सारे प्रोसेस चल जाएँगे एक-एक बार, तब इसकी बारी आएगी। ये फिर इधर आ जाएगा, P1 फिर 1 मिनट चलेगा, ठीक है? फिर निकल आएगा, फिर उसके बाद दूसरी सेक्शन में ये P2 जाएगा, फिर P3, फिर इस तरह हर एक अपना एक बाउंडेड वेट होगा। अपने उसको जो उसको तरतीब है, जो उसको लिमिट मिली हुई है कि अब एक लिमिट
तो यूज कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आफ्टर अ प्रोसेस मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कोई भी प्रोसेस इंटर होना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में और रिक्वेस्ट मेट करता है, there is a limit for how many other process can get into their critical section। तो इसमें एक लिमिट होनी चाहिए कि बाकियों ने कितने बार क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया और इसने कितने बार यूज किया। बिफोर दिस प्रोसेस रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, उससे पहले कि इसकी प्रोसेस की रिक्वेस्ट को ग्रांट किया जाए यानी एक्सेप्ट किया जाए, सो आफ्टर द लिमिट इज रीच्ड, अगर उसकी लिमिट पहुंच चुकी है यानी उसने अपने कंप्लीट जो उसके उसको मिले हुए थे वो कंप्लीट कर दिए हैं, सिस्टम मस्ट ग्रांट द प्रोसेस परमिशन टू गेट इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो अगर उसने उसके जो लिमिट है वो अभी रहते हैं, ठीक है, तो लिमिट पूरे होने के बाद, पूरे होने के बाद क्या है, सो आफ्टर द लिमिट इज रीच, यानी लिमिट क्या मतलब है कि वही कि तीन प्रोसेस थे, 1 मिनट ये चला तो उसके बाद ये भी चला, चला, इसके बाद P3 के बाद P4 नहीं था कोई प्रोसेस, तो इसकी लिमिट रीच हो गई, यानी लिमिट पूरी हो गई, सारों ने एक एक बारी ले ली। अब फिर इसको ग्रांट किया जाएगा, सिस्टम मस्ट ग्रांट द प्रोसेस परमिशन टू गेट इनटू क्रिटिकल सेक्शन, सिस्टम तब उसको ग्रांट करेगा, एक बाउंडेड वेट उसको करवाएगा कि सारे प्रोसेसेस एक एक बार सारे जो है क्रिटिकल सेक्शन को चला लें ताकि अपने काम कर लें और उसके बाद आपकी बारी आएगी। ऐसा नहीं है कि वो हर बार आपकी बारी आएगी, हर बार आपकी बारी आएगी। तो इस तरह के मैकेनिज्म को भी हम क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं, जो भी हम उसको सॉल्यूशन लगाएंगे। तो ये इसके 3 मेन रूल्स थे, कंडीशन थे सिंक्रोनाइज़ेशन मैकेनिज़्म के, कि जब भी प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन होती है, प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ होते हैं, तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए कि उनके हर एक का क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन में शेयर्ड वेरिएबल आता है, उसको ओपन नहीं रख सकते, उस पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, एंट्री सेक्शन होता है, वहाँ पे बंदा गार्ड ठहरा होता है, उसको लॉक कर देता है और फिर जब इंटर जाता है कोई सेक्शन में, जब निकलता है तो उसको एग्ज़िट कर देता है, लॉक ओपन हो जाता है। ठीक है जी? तो ये हो गया अब हमारे पास कि क्या मैकेनिज्म होने चाहिए। अब है हमारे पास सीमाफोर सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ये चीजें हैं। जो चीजें हमने पीछे पढ़ी वो सारी इसमें डाली गई हैं। ठीक है जी, इसमें अपना एक मैकेनिज्म यूज किया गया है सिंक्रोनाइजेशन के लिए जिसको हम सीमाफोर सॉल्यूशन कहा जाता है इसको। सीमाफोर सॉल्यूशन बेसिकली है क्या? सीमाफोर इज ए सिग्नलिंग मैकेनिज्म। ये एक सिग्नल जनरेट करता है, एक मैकेनिज्म है जो सिग्नल जनरेट करता है which uses two atomic operation। जो सिंगल, atomic means सिंगल, खुद एक इंडिविजुअल ऑपरेशन वो यूज करता है, वो है वेट, या तो वेट और या तो सिग्नल। ठीक है जी, दो एटॉमिक सिंगल ऑपरेशन यूज करते हैं ये लोग। ये सेमाफोर सॉल्यूशन यूज करता है, उसमें एक है वेट और एक है सिग्नल। वेट जनरेट करेगा उसका कोई मतलब होगा, सिग्नल जनरेट करेगा उसका कोई एक मतलब होगा। फॉर प्रोसेस साइक्रोनाइजेशन, जब भी कोई प्रोसेस साइक्रोनाइज होंगे, प्रोसेस साइक्रोनाइजेशन के लिए ये एक सीमाफोर क्या है, एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है विच यूजेस टू एटॉमिक ऑपरेशन वेट एंड सिग्नल फॉर प्रोसेस साइक्रोनाइजेशन। प्रोसेस की साइक्रोनाइजेशन के लिए ये यूज करते हैं। A semaphore is an integer variable। ये एक integer variable होता है which can be accessed only through two operation wait and signal। ठीक है जी, वो या वेट करो या सिग्नल करो, दो ऑपरेशन इसमें होते हैं बेसिकली, और ये उस पे काम कर रहा होता है। ये एक इंटीजर वेरिएबल है, ये इंडिकेट करता है स्टेटस ऑफ द शेयर्ड रिसोर्स। ठीक है जी, सीमाफोर इंडिकेट्स, semaphore is a integer variable, is an integer variable which indicates that indicates the status of shared variable, के shared variable का status क्या है, अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल। तो वेट और सिग्नल वही मतलब कर रहे हैं कि दो ऑपरेशन होंगे, कि या वो अवेलेबल होगा, वेट का मतलब है कि वो नहीं है अवेलेबल, सिग्नल का मतलब है वो है अवेलेबल। वेट करो, वेट का मतलब है कोई उसको यूज कर रहा है, आप वेट करो, एक प्रोसेस को कह रहा है। अगर वेट नहीं कर रहा तो सिग्नल जनरेट होगा, वेकअप सिग्नल होगा कि यूज नहीं कर रहा, आ जाओ। ठीक है जी, क्लियर है। ये बहुत सीमाफोर सॉल्यूशन इसके लिए यूज किया जाता है, इस रेस कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए या इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए, कि वो प्रोसेस को सब जब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है तो उसमें ये चीजें यूज करता है कि क्या रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं। There are two types of semaphores, binary semaphore and counting semaphore। इनको दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है। इन सीमाफोर को दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट को कहते हैं बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर में 0 और 1 को यूज किया जाता है, जैसे बाइनरी नंबर है, इस तरह दो नंबर होते हैं 0 और 1। दे कैन बी आइदर 0 और 1।
ये या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है एट द टाइम। एट टाइम ये या 0 होगा या 1 होगा, ठीक है? बाइनरी सेमाफोर। दे आर आल्सो नोन एज़ म्यूटेक्स लॉक। ये म्यूटेक्स लॉक भी इसे कहा जाता है। म्यूटेक्स लॉक का मतलब है म्यूचुअल लॉक, ठीक है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूटेक्स का मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एमयूटी का मतलब है म्यूचुअल, ईएक्स का मतलब है एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन पीछे हमने अभी पढ़ी, जिसका मतलब था कि एट द सेम टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकता है, बाकी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको बाइनरी सेमाफोर को म्यूटेक्स लॉक्स भी कहा जाता है। ये लॉक है 0 और 1 का लॉक, ठीक है जी? ताला जो होता है, ताला या ओपन होगा या बंद होगा, ताला या खुला होगा या बंद होगा। खुला है तो समझे वो 0 पे है, 1 है तो बंद है। एज द लॉक्स कैन प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जैसे कि ये लॉक म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है। कोई भी लॉक लगा हो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही प्रोवाइड कर। बंदा एक, फॉर एग्जांपल आपके पास ताला है, तो एक ही बंदे के पास ताला है, चाबी है और वो उसको यूज कर सकता है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ गई उसमें। When a process need to execute in its critical section, it can make the mutex semaphore 1 and start its critical section. जब कोई प्रोसेस को नीड होती है कि वो एग्जीक्यूट हो क्रिटिकल सेक्शन में, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा और जब रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी तो उसको इंटर कर दिया जाता है सीमाफोर उसमें क्रिटिकल सेक्शन में, और म्यूटेक्स सीमाफोर 1 हो जाता है, यानी म्यूटेक्स लॉग जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अंदर कमरे में कोई चला गया है, ठीक है जी, तो ऊपर जो है वो सिग्नल लिखा हुआ है कि अंदर बिजी है, कोई बंदा बैठा हुआ है अंदर, लॉक लगा दिया। अब लॉक इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जैसे वॉशरूम में आप जाते हैं तो अंदर से लॉक लगा देते हैं, तो वो बस वो म्यूटेक्स लॉक लग गया, म्यूटेक्स लॉक 1 हो गया। इसी तरह व्हेन इट कंप्लीट इट्स क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाती है, इट कैन रीसेट द वैल्यू ऑफ म्यूटेक्स सीमाफोर टू 0। तो उसका मतलब है कि म्यूटेक्स लॉक की वैल्यू सीमाफोर की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड सम अदर प्रोसेस कैन इंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो कोई और उसमें आ सकता है। अब डेफिनेटली जब लॉक खुल जाएगा तो दूसरा बंदा आ सकता है, ठीक है जी। तो सीमाफोर बेसिकली एक 0 और 1 की कंडीशन है, एक छोटा सा उसमें चेक एंड वैसे एंट्री सेक्शन, जैसे मैंने वहां पीछे आपको बताया, यहाँ एंट्री सेक्शन में 0 और 1 आ जाते हैं, 0 और 1, ठीक है? 0 और स्लैश 1, अगर बाइनरी सीमाफोर का कॉन्सेप्ट आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो एंट्री सेक्शन में 0 और 1 का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे भी 0 और 1, जैसे लॉक की बात ये लिखी भी हुई है, ठीक है जी। तो मैंने कहा ना कि ये एंट्री सेक्शन में कुछ कोडिंग की जाती है, कोई मैकेनिज्म यूज किया जाता है, एक्सीटर में कुछ। तो ये बाइनरी जो सीमाफोर का कॉन्सेप्ट है, अगर सीमाफोर सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड है तो उसमें अगर फर्स्ट वन इंप्लीमेंटेड है तो 0 और 1, और 0 और 1। तो 0 1 का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस इसमें इंटर होता है, कोई प्रोसेस आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वो कहते हैं ना, ब्लिंक करेगी, जल जाएगी, रोशन हो जाएगी 1। तो इसका मतलब है कि अंदर कोई है, लॉक लग गया, अंदर कोई है। जब वो बाहर निकलेगा तो इस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि अब क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, तो वो ओपन है। ठीक है जी। तो सीमाफोर ये करते हैं कि उनके बाइनरी सीमाफोर में ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। इसके बाद आ जाता है आपका काउंटिंग सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर के लिए यहाँ पे कुछ यूं कोडिंग की जाती है कि ये जो 0 है, 0 या 1, ठीक है जी, 0 और 1, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, और इसको यूं यूज किया जाता है कि क्या जो अंदर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या वो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी कोड किया जाता है। कोड क्या है? कोड ये होता है कि क्या सीमाफोर जो इंडिकेट कर रहा है शेयर रिसोर्स के इन स्टेटस को, यानी शेयर रिसोर्स का क्या स्टेटस है, अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो वो यहीं पे यही चीज अवेल करता है कि क्या सीमाफोर की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, यानी इसका मतलब है सीमाफोर क्या है? आपका शेयर्ड वेरिएबल है। क्या शेयर वेरिएबल की वैल्यू 0 है? 0 मींस वो अवेलेबल नहीं है, 0 से भी कम हो गई है, ठीक है जी, 0 से भी कम हो गई है।
क्लियर है ये बात? तो वो ये चेक करता है कि क्या सीमाफोर की वैल्यू लेस देन 0 है? अगर लेस देन 0 है तो वो डेफिनिटली -1 होगी। -1 का मतलब है कि वो किसी को मिल चुका है। इनिशियली म्यूटेक्स लॉक 1 ही होता है। इनिशियली म्यूटेक्स लॉक 1 होता है। सॉरी, सीमाफोर की वैल्यू 1 होती है इनिशियली। ठीक है जी। तो वो इनिशियली 1 पे ठहरा होता है, यानी कोई भी इसमें क्रिटिकल सेक्शन कोई भी अपना एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो 1 पे ठहरा हुआ है, यानी 1 का मतलब अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो क्या 1 लेस देन है 0 से? नहीं। तो चेक किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म चेक करता है कि क्या ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है। अगर ट्रू नहीं हो रही तो इसका मतलब है क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, कोई भी यूज नहीं कर रहा, तो उसको असाइन कर देता है यहाँ पे। और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जैसे ही साइन करता है तो वो इसको डिक्रीज कर देता है सीमाफोर को 1 से 0 में, कि अब ये लॉक लग गया है, तो सीमाफोर 0 हो जाता है। ये वैल्यू ऐसे ही रहती है। तो अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे वो असाइन होगा, ऑन होगा, अंदर चला जाएगा प्रोसेस, तो इसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज होके 0 पे आ जाएगी कि अभी कोई रिसोर्स फारिग नहीं है, 0 पे आ गया। ठीक है जी। अब जो एक रिसोर्स था हमारे पास 1, वो हमने दे दिया, और मतलब जो भी 1 था, 2 था, रिसोर्स अब यूज़ में आ गए हैं, तो 1 से उसको डिक्रीज़ करके चेंज कर देगा 0 पे, कि कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो क्या 0 लेस देन 0 है? नहीं। जब दूसरा प्रोसेस आएगा P2, तो वो उसके पास सीमाफोर की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसको दिखाई दे रही होगी। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म से दिखाएगा कि सबर मैं चेक करता हूँ, सीमाफोर की क्या वैल्यू है, इंडिकेशन क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है सीमाफोर? सीमाफोर इंडिकेट कर रहा है कि रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0 अगर हम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? नहीं है, बराबर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। The semaphore can be initialized. The semaphore can be initialized to the number of instances of the resource. Resource के कितने instances है, उससे ये initialize होता है। ठीक है जी, उससे ये इनिशियलाइज होता है कि रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस हैं। इंस्टेंसेस मींस उसके कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी भी रिसोर्स के कितने आपके पास सैंपल पड़े हुए हैं, वो 1 पड़ा है, 2 पड़े हैं, 3 पड़े हैं, उसके मुताबिक ये इनिशियलाइज़ होता है सीमाफोर। यानी आपके सीमाफोर में अगर वेरिएबल 2 हैं, यानी एक प्रिंटर से क्लास है, उसके 2 इंस्टेंसेस हैं, या प्रिंटर एक रिसोर्स है, उसके 2 इंस्टेंसेस हैं, 2 प्रिंटर की क्लास में 2 प्रिंटर लगे हुए हैं, एक एचपी का लगा हुआ है, एक किसी और कंपनी का लगा हुआ है, कैनन का लगा हुआ है, तो या हाँ, डेफिनिटली कैनन का लगा हुआ है। तो उसमें कितने हो गए सीमाफोर? 2 हो गए, 2 प्रिंटर हैं। या एक प्रिंटर है तो उसके मुताबिक ये इनिशियलाइज होता है। Whenever a process want to use that resource, it check if the number of remaining instances is more than 0, क्या वो 0 से मोर है, तो वो चेक करता है सबसे पहले कि इफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज, अगर कोई प्रोसेस रिसोर्स को यूज करना चाहता है, तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि जो रिमेनिंग इंस्टेंसेस हैं वो 0 से ग्रेटर हैं या 0 के बराबर हैं। जैसे मैंने ये पीछे आपको बताया कि अगर 0 के बराबर हैं तो मतलब कोई भी अवेलेबल नहीं है, अगर 0 से ग्रेटर हैं तो फिर अवेलेबिलिटी है। दैट इज द प्रोसेस हैज एन इंस्टेंस अवेलेबल, यानी अगर ग्रेटर है तो मतलब वो अवेलेबल है। Then the process can enter its critical section, thereby decreasing the value of counting semaphore by 1. और उसकी बाई 1 एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले 1 था, 1 से जब हम उसको डिक्रीज करेंगे, एक दर्जा पीछे करेंगे, तो वो 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए सीमाफोर को 0 किया, जब उसको रिसोर्स उसने यूटिलाइज करना स्टार्ट की। तो हमने क्या किया कि जो वैल्यू थी बाई 1 उसको डिक्रीज कर दिया, एक दर्जे उसको डिक्रीज कर दिया, तो 1 से सीमाफोर 0 पे आ गया। तो आप इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज भी फारिग नहीं है। After the process is over, with the use of the instance of the resource को वो instance को वो use कर ले, it can leave the critical section there by adding 1 to the number of available instances of the resource. तब वो जो 1 by 1 है वो उसमें ऐड कर देता है, यानी सिंपली उसको कि बता देता है कि अब जो है, अब फॉर एग्जांपल इसने जब ये अपना काम कर लिया और एग्जिट कर जाएगा, तो वापस इसको सीमाफोर की वैल्यू को 1 कर देगा, ऐड कर देगा इसमें बाय 1। सीमाफोर अब आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा।
यानी ये सिंपली एक इंडिकेशन है, इंडिकेशन दे रहा होता है कि रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं। तो अब 1 होगा तो 1 ग्रेटर है, लेस देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब वो ग्रेटर सा उसमें आ गया, यानी इंस्टेंसेस मौजूद हैं। इसका मतलब है जो इंस्टेंस है वो मौजूद है। यहाँ पे इंस्टेंसेस जो है वो जब 0 होंगे तो नहीं है मौजूद, और जब वो होंगे तो मौजूद है। ठीक है जी। तो यहाँ पे उल्टा सिस्टम है वहाँ बाइनरी सेमाफोर से। बाइनरी सेमाफोर में जब 1 होगा तो म्यूटेक्स लॉक हो जाएगा, जब 0 होगा तो इसका मतलब है कि अब अवेलेबिलिटी है। 1 है तो अवेलेबिलिटी नहीं है, और 0 है तो अवेलेबिलिटी है। और यहाँ पे जो काउंटिंग वेरिएबल सीमाफोर, इसमें इसको लेस किया जाता है, कि अब जो है चेक किया जाता है, ऐड किया जाता है और लेस किया जाता है। अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यू होनी चाहिए कि 1 ग्रेटर होना चाहिए, यानी इंस्टेंस ग्रेटर होने चाहिए 0 से। 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो उसके लिए हम 1 यूज़ करते हैं। तो 1 ये साबित करता है कि अब जो है मौजूद है हमारे पास इस रिसोर्सेज़। अगर वैल्यू 0 के बराबर है, ग्रेटर नहीं है या 0 से कम है, तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज़ मौजूद नहीं है। और जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो अगेन हम उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं 0 से 1 पे, सीमाफोर की। तो ये हमारे पास सीमाफोर सॉल्यूशन हो गया। क्रिटिकल सेक्शन का सारी जो कहानी है वो इसी के दरमियान में है कि जब भी प्रोसेस सिंक्रोनाइज होंगे, जो भी शेयर्ड वेरिएबल यूज़ करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन को सिर्फ एक ही बंदा एट द सेम टाइम यूज़ कर सकता है। उसके लिए हम लॉक्स देते हैं, उनको लॉक्स लगाते हैं कि एक बंदा जब उसमें एंटर हो जाए तो दूसरा उसमें एंटर ना हो प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में, ताकि वो शेयर्ड वेरिएबल या जो भी है शेयर्ड रिसोर्सेज उनको मॉडिफाई ना कर सके, उनको चेंज ना कर सके, उनको रॉन्ग ना बना सके। उस चीज़ के लिए हम ये सारे मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। इसलिए आपके जो कंप्यूटर में जो सिस्टम में प्रोसेसेस हैं, वो बड़े एफिशिएंटली सोफिस्टिकेटेड तरीके से इफेक्टिवली चल रहे हैं, रिलायबली, और कोई भी आपको एरर नहीं आ रहा होता। हालाँकि वो अंदर मल्टी प्रोसेसिंग ही हो रही है, मल्टी थ्रेडिंग हो रही है, मल्टीटास्किंग हो रही है, लेकिन हमें जो है ऐसे नहीं लग रहा होता कि क्या हो रहा है। ये इसी वजह से है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि प्रोसेस को एफिशिएंटली सिंक्रोनाइज़ करना, और उसमें ये मैकेनिज़्म यूज़ करना कि कोई भी प्रोसेस किसी भी एक ही रैम को यूज़ कर रहे हैं सारे प्रोसेसर, सिंगल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, और डेटा को यूज़ कर रहे हैं, फाइलों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ नहीं आ रही। तो वो गड़बड़ इसी वजह से नहीं आती कि ये सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, और ये टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हमारा डेटा हर प्रोसेस एफिशिएंटली अपना-अपना डेटा एग्ज़ीक्यूट कर लेता है। असाइनमेंट नंबर 1 है आज, मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें कुछ इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सीधा-सीधा बातें हैं, वो मैं आपको ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, तो अच्छी बात होगी। असाइनमेंट नंबर 1 है, ड्यू डेट इसकी 11 है, यानी मंडे है, कमिंग मंडे। सबमिशन बाय हैंड ओनली एक्सेप्टेड, आपने बाय हैंड सबमिशन करनी होगी वहाँ पे मुझे। ठीक है जी, सुबह के टाइम आएँ, 12 बजे तक आप वो वहाँ पे आ जाया करें और मुझे सबमिट कर दें। सेकंड टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होता। तो एक से जो सबमिशन है वो फर्स्ट टाइम में करें। उसके बाद प्लस वाइवा एट द टाइम ऑफ सबमिशन, आपसे जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में मैं पूछूंगा भी, वाइवा भी लूंगा, क्वेश्चन भी होंगे। जो भी बंदा सबमिशन करेगा उसकी सबमिशन के वक्त ही उसको साइड में बिठा के उससे क्वेश्चन किए जाएंगे, इसी इसी के बारे में। जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं इन्हीं के बारे में ये पूछा जाएगा कि क्या है ये। तो ये हो गई बातें। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मॉनिटर सॉल्यूशन टू रेस कंडीशन। हमने सीमाफोर सॉल्यूशन पढ़ा, एक और सॉल्यूशन भी है जिसे हम कहते हैं मॉनिटर सॉल्यूशन। मॉनिटर सॉल्यूशन क्या है, जो कि रेस कंडीशन के लिए बनाया गया है, उसको रोकने के लिए कि डेटा मॉडिफाई ना हो, डेटा में चेंजिंग ना हो। तो ये क्या है, इसके बारे में आपने डिटेल लिखनी है, बताना है, या और समझना भी है और मुझे भी समझाना है। एक्सप्लेन क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ साइक्रोनाइजेशन। अब क्लासिकल प्रॉब्लम कौन से हैं साइक्रोनाइजेशन में जो आकर होते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ साइक्रोनाइजेशन कहते हैं, जिनमें हम बाउंडेड बफर को, एक बाउंडेड बफर है, एक रीडर राइटर प्रॉब्लम है, और डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है। तो ये आपने नोट करने हैं, समझना है, और फिर मुझे भी समझाना है कि ये क्या है। तो ये आपकी असाइनमेंट है।
सर बाय हैंड सबमिट करना है यूनिवर्सिटी में आपने मुझे, और प्लस वाइवा इसमें एट द टाइम ऑफ सबमिशन होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आखिर में करने वाला हूँ, जो फ्यूचर में भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए, कि काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, यानी उन्होंने सेमेस्टर फ़ी नहीं दी। तो उनके लिए मैं एक ये इनको बता दूँ कि आप इस असाइनमेंट को ये ना समझें कि मैं फ़ीस की वज़ह से आप लोगों को ये दे रहा हूँ। आगे आप लोग के एग्ज़ाम भी आने हैं, ये तो हमारी वो कहते हैं ना कि कोर्स में इंक्लूड है, असाइनमेंट देना, क्विज़ देना और ये चीज़ें देना, ये तो ऑलरेडी शुरू से चलते आ रही हैं ये बातें। लेकिन मैं आपको एज़ ए बिरादराना एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग के मार्क्स नहीं लगेंगे। ठीक है जी, जो भी लड़का, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी से ये सख्ती से बताया गया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सेमेस्टर में रजिस्टर नहीं हैं। यानी वो इस क्लास के, उसमें कोई रोल ही नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं है इस क्लास के। तो यहाँ पे अगर वो लेक्चर देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो जब तक उनकी फीस नहीं आएगी, उनसे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। उनका अगर एग्ज़ाम हो भी जाए तो उनके मार्क्स नहीं लगाए जाएँगे, पेपर उनका ऐसे ही पड़ा रहेगा। पेपर पड़ा रहेगा, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं ही नहीं, इस क्लास के स्टूडेंट हैं ही नहीं। तो मैं भी यही करूँगा कि आपकी जो सबमिशन होगी, तो आपसे या तो मैं असाइनमेंट ले लूँगा, वाइवा भी ले लूँगा, लेकिन आपके मार्क्स नहीं लगाऊँगा। या फिर आपसे अगर वहाँ पे कहा गया मुझे कि इसे असाइनमेंट ही ना लें, तो मैं आपसे असाइनमेंट ही नहीं लूँगा। तो ये ज़हन में ये बात रख लें। आगे ये वीक 8 कंप्लीट हमारा हो गया, ये ज़हन में बिठा लें कि वीक 8 कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद मिड आना है। तो मिड में भी आपकी यही हाल होगा। अब मिड तो यूनिवर्सिटी लेगी, तो इसमें भी ये हाल है आपका कि आपके या तो मार्क्स नहीं होंगे या आपका मिड नहीं लिया जाएगा। तो फर्स्ट कोशिश यही करें कि अपनी जो आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर कर दें। आउटस्टैंडिंग क्लियर करें ताकि आप लोग परेशानी से बचा जा सके। फिर आपने हमारे पास नहीं आना कि आप ये कहें कि सर मेरे मार्क्स लगा दें, मुझे ये था, मुझे वो था। जो भी है आपकी ये इश्यूज़ हैं, आप इसको रिज़ॉल्व करें। हमारे अपनी इश्यूज़ हैं, यूनिवर्सिटी के अपने पॉलिसीज़ हैं, वो उस पे चलेंगे, आप अपने उस पे चलें। तो काइंडली आप लोग अपने जो है ना ड्यूज़ क्लियर करें, आप इस सेमेस्टर के स्टूडेंट बने, अदरवाइज़ आप स्टूडेंट नहीं है तो आपके कोई मार्क्स ही नहीं है। जो 3, 4, 5, 6 जो भी आया मेरे पास, जिसने ड्यूज़ क्लियर किए होंगे, उनके मार्क्स उनको मैं बता दूँगा, अदरवाइज़ ये खत्म, ये बात। तो मुझसे आपने मार्क्स की डिमांड नहीं करनी। ठीक है? तो ये आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट के बारे में नहीं करना। असाइनमेंट यही आपने खुद करनी है, मैंने नहीं करवानी। ये आपकी प्रॉपर मार्क्स इसके होंगे, इस असाइनमेंट्स के, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ये कोई विदाउट मार्क्स नहीं है। जो मेरे पास मार्क्स हैं, उसी में से इसको मैं मार्क्स लगाऊँगा। तो ये मार्क वाली एक ग्रेडेड असाइनमेंट है, तो इसको मैं ग्रेड दूँगा, तो ये आपने खुद करनी है। इसके अलावा कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।